Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल शिक्षा यानी कि स्कूल में जाने से पहले बच्चा जो प्ले स्कूल में जाता है, प्री स्कूल में जाता है, उसका क्या महत्व है। ठीक है जी, उसमें कैसे कैसे एजुकेशन शिक्षा दी जाती है और क्या क्या चीजों को फॉलो करा जाता है। अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हो, एनटीटी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी प्री स्कूल से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो टीचिंग का, तो आपके लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने ज्यादा स्टार्स बना सको बना लेना, क्योंकि जब जहां पढ़ाने जा रहे हो, जिस स्कूल के टीचर बनने वाले हो, जिस डिपार्टमेंट में जाने वाले हो, अगर आपको उसकी ही बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप क्या पढ़ाओगे। ठीक है जी। तो इसके लिए आपके पेपर का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें रटी रटाई चीजें याद करवाऊंगी मैं आपको, ये होता है, ये होता है। नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 बार सुन लेना, 2 या 3 बार सुन लेना, तुम्हारे दिमाग में वो चीजें फिट हो जाएंगी। तुम्हारे दिमाग में चीजें हो जाएंगी फिट, तो तुम्हारा क्वेश्चन गारंटेड करेक्ट जाएगा ही जाएगा, अगर आपने उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझा हुआ है। अब सबसे पहले यहां पर क्या बात हो रही है, प्री स्कूल एजुकेशन दी किसको जाती है। प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है 3 से 6 साल तक के बच्चों को। मैं इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस को साथ लेकर चलूंगी ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना आए। प्री स्कूल एजुकेशन कितने साल तक के बच्चों को दी जाती है, 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, प्री स्कूल एजुकेशन कौन से बच्चों को दी जाती है, 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को। पता चल गया। ठीक है जी। प्री स्कूल एजुकेशन को ही हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। जैसे आपकी एनटीटी की जो वैकेंसी आई थी उसमें था ना प्री प्राइमरी पोस्ट, तो बस वो वही है जो प्ले स्कूल में पढ़ाना होता है, प्री स्कूल में पढ़ाना होता है, उसी को कहते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन। अब देखो, जहां बात आई प्ले स्कूल की, जहां बात आई एनटीटी की, जहां बात आई आंगनवाड़ी की, ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी सिमरन मैम ना दिखे। सिमरन मैम तो दिखेंगी ना जब प्ले स्कूल की बात आ जाएगी। तो अब ये पिक्चर को यहां पर लगाने की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखो। अब हमने यहां पर क्या करा है, प्ले स्कूल कैसा होना चाहिए, एक तो आपको ना ये भी पता होना चाहिए। अब अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो ये है बच्चों के डेस्क। आप देख सकते हो ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चों के डेस्क हैं, बच्चे अपनी अपनी डेस्क पे बैठे हुए हैं, इनकी ये वाटर बॉटल्स हैं। ये वाला रूम थोड़ा सा आपको कंजस्टेड लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा मटेरियल दूसरे रूम का यहाँ पर शिफ्ट हो गया था, बट आपको एक ओवरऑल आइडिया लेना है। यहाँ पर खड़ी है टीचर, ठीक है, उसके पीछे ये लगा हुआ है ब्लैक बोर्ड कि हमें बच्चे को जो भी पढ़ाना है उसके लिए आपके क्लास में ब्लैक बोर्ड होना जरूरी है। ठीक है जी, ब्लैक बोर्ड होना क्लास में जरूरी है। ये आप देख सकते हो, अगर आपका प्ले स्कूल के पास फंड्स हैं तो वो ऐसे स्क्रीन भी लगा सकते हैं। स्क्रीन पे हम क्या करते हैं, बच्चों को पोएम्स दिखा देते हैं और चीजें बता देते हैं ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी, आगे अभी देखोगे ना पूरी स्लाइड्स में सब कुछ है, लेकिन जब तक कहते हैं ना बच्चे की नींव अच्छे से नहीं बनाई तो उसको टॉपिक कैसे समझ आएगा। तो ये पिक्चर से मैं तुम्हारी नींव पक्की कर रही हूँ। ठीक है जी, तो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होना जरूरी है। क्लासरूम में स्क्रीन अगर लगा सकते हो तो लगाओ ताकि बच्चों की मल्टी सेंसेस पे फोकस हो, सुन सके, देख सके, ऑडियो सुनेंगे, मजा आएगा उनको टीवी में देख के। ठीक है, इस तरफ आप देख सकते हो इस वॉल को एक्वेरियम थीम से हमने पेंट करवा रखा है ताकि बच्चों को अपनी क्लास थोड़ी कलरफुल लगे। ठीक है जी, ये सारे डेस्क हैं, डेस्क अच्छे से अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, चेयर्स होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़े से फ्रूट्स की हमने पिक्चर्स टांगी हुई हैं ऐसे, और यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज पड़ी थी, टेबल्स पड़ा है, और ये खड़ी है हमारी टीचर यानी कि मैं। बेसिकली मेरे कहने का ये मुद्दा है कि आपके प्ले स्कूल में आपकी क्लास में ब्लैक बोर्ड होनी चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए, वॉल्स कलरफुल होनी चाहिए, प्लास्टिक टेबल्स होने चाहिए ताकि बच्चे इजिली उस पर बैठ पाए और मूव कर पाए। ठीक है जी।
ये तो बात हो गई तुम्हारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि प्री स्कूल एजुकेशन कहाँ पर दी जाती है। प्री स्कूल एजुकेशन प्री स्कूल्स में दी जाती है, आंगनवाड़ी में दी जाती है, नर्सरी स्कूल में दी जाती है, प्ले स्कूल में दी जाती है, किंडरगार्टन स्कूल में दी जाती है, या गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में जो प्री प्राइमरी सेक्शंस होते हैं उसमें दी जाती है। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ भी ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्री स्कूल एजुकेशन कहाँ दी जाती है, तो इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में दिखा टिक मार के आ जाना, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो मैं जब आपके लिए ये स्लाइड्स लेकर आती हूँ, नोट्स लेकर आती हूँ ना, तो मेरा मोटिव ये होता है कि मैं टू द पॉइंट जो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है उसको शॉर्ट में तुम्हारे सामने लेकर आऊं, ताकि थोड़ा सा पढ़कर ही तुम एक्सपर्ट हो जाओ। लेकिन सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको पता है एक हमारा ना एनसीएफ आता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है जी, एनसीएफ 2005 आता है, उसमें ना उन्होंने बात की है कि बच्चे को ना एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, सक्रिय। मतलब ये नहीं कि बच्चा आपकी क्लास में आया है, आके बस बैठ गया, बात खत्म, आप टीचर हो, पढ़ाई जा रहे हो पढ़ाई जा रहे हो, बात खत्म कर दी और घर चला गया। नहीं, आपके प्ले स्कूल में बच्चा शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बच्चा होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए कि बच्चा अपनी 100% कैपेसिटी पे डेवलप कर सके। अब हमारी ये जो प्री स्कूल एजुकेशन है इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है वही, जैसे मैंने आपको बताया ना, नींव पक्की रखनी है, नींव स्ट्रांग रखनी है, तो आगे आने वाली एजुकेशन अच्छी होगी बच्चे की। ठीक है, अच्छी एजुकेशन होगी। अब ये तो टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, मान लो ये है, ये हमने नींव पक्की रखी, तो यहां पर बिल्डिंग उसकी जो बनेगी वो ऐसे स्ट्रांग बनेगी। ठीक है जी, ये स्ट्रांग बनेगी, तो नींव अच्छी रखनी है। ये कह रहे हैं स्ट्रांग फाउंडेशन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हम एक स्ट्रांग नींव बना सकते हैं प्ले स्कूल से। ठीक है जी। अब छोटा बच्चा है, सीधा तो स्कूल में डाल नहीं सकते, स्कूल के रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन देख के तो बेचारा रो रो के पहले दिन ही उसने बुरा हाल कर देना है। तुम्हें पता है प्ले स्कूल इतना इनोवेटिव होते हैं, इतने कलरफुल होते हैं, इतने चीयरफुल होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे कुछ रोते रोते आते हैं। ठीक है जी, तो स्कूल में तो वो वैसे ही नहीं जा सकते। तो जब वो पहले प्ले स्कूल में जाते हैं, प्री स्कूल में जाते हैं, तो हम उनको प्रिपेयर कर देते हैं। देखो इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई चीज रट के जानी है और पेपर में वो रटा रटाया क्वेश्चन आएगा, नहीं। इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आए, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, अच्छे से आंसर देने के लिए, मैं जितनी भी बातें इस वीडियो में बता रही हूँ वो सब आपको अच्छे से समझनी है। ये नहीं कि जो सिर्फ स्क्रीन पे दिख रहा है वही पढ़ रहे हैं वही समझ रहे हैं, नहीं। आपको सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि उन्हीं बातों में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आती है। हम इतने टाइम तक प्ले स्कूल में बच्चों के साथ वर्क करते हैं, उनकी करिकुलम को कैसे और अच्छा करना है उस पर दिमाग लगाते हैं, अच्छी अच्छी रिसर्च करते हैं, तो हमारी वो नॉलेज बढ़ जाती है। वो नॉलेज जब आप तक पहुंचेगी तो आपका भी एग्जाम अच्छा जाएगा। तो सब चीजें अच्छे से समझनी है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दो एक्सप्लोर करने की। भाई ये नहीं कि क्लास में आया, ये उसका डेस्क है, यहीं बैठा रहियो 1 बजे तक, जब तक छुट्टी नहीं होती और घर चला जाइयो, नहीं। आपका प्ले स्कूल इतना इनोवेटिव, इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि वो उसमें जगह जगह अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर सके, अपने यार दोस्त फ्रेंड टीचर सबसे डिस्कस कर सके कि ये रेड कलर है तो क्यों है, 2 × 2 = 4 होता है तो क्यों होता है, ठीक है, बारिश में पानी ऊपर से नीचे क्यों गिरता है। पूछते हैं ना बच्चे ऐसे क्वेश्चंस, हमसे तो जब पूछते हैं तो हम पहले सोचते हैं क्या पूछ रहे हैं ये, इनको ये क्या क्वेश्चन का क्या मतलब बनता है। लेकिन धीरे धीरे हमें ये चीजें समझ आने लग जाती हैं कि वो छोटा सा बच्चा, उसके लिए ये धरती, ये सारी चीजें नई है, इसलिए उसका मन करता है, चाइल्ड इज अ क्यूरियस बाय नेचर, तो वो डिस्कस करेगा आपसे, क्वेश्चंस पूछेगा, इन्वेस्टिगेट, उसको खुद को जांच पड़ताल करने दो कि ये ऐसे है तो क्यों है। जांच पड़ताल करेगा तो दिमाग लगाएगा, दिमाग लगाएगा तो जितना दिमाग लगाएगा उतना दिमाग तेज होगा।
टेल देयर व्यू पॉइंट्स, उनको मौका दो कि वो अपना व्यू पॉइंट भी बता सके कि उन्हें क्या लग रहा है, ये ऐसे है तो क्यों है। ठीक है जी। अब प्री स्कूल में, जब बच्चे प्री स्कूल में होते हैं ना, यहाँ पे बच्चे सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्वयं संकल्पना का कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देते हैं? स्वयं संकल्पना, विच मीन्स कि अब वो अपने बारे में चीजें बता सकते हैं, अपने इमोशंस बता सकते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मम्मी ने मेरी पसंद के राजमा चावल बनाए हैं। आज मैं दुखी हूं क्योंकि सुबह सुबह मम्मी ने मुझे डांट के नला दिया और स्कूल भेज दिया। ये बच्चा क्या है, बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना। अब वो अपने इमोशंस को, अपनी बातों को, अपने बारे में जो चीजें हैं वो सामने वाले को प्रकट कर पाते हैं। ठीक है जी। सेवेंथ, सेवेंथ पे आ जाओ। सेवेंथ क्या कह रहा है? चिल्ड्रन शुड लर्न न्यू थिंग्स बाय। अब बच्चे नई चीजें कैसे सीखेंगे? क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करके, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है। आपको उसको गुस्सा नहीं करना, आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना, आपको उसके क्वेश्चंस का एक कोशिश करनी है, एक करेक्ट, नहीं तो जो भी थोड़ा इजी लैंग्वेज में आप उसे चीजें समझा सकते हो वो समझाना है, ताकि उसकी क्यूरियोसिटी है जो वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। डिस्कशन करनी है। आप क्या करोगे? आपका टॉपिक है माई फैमिली का, तो आप बच्चे के साथ डिस्कस करोगे। जैसे मान लो टॉपिक है माई फैमिली, तो आपने बच्चों के साथ डिस्कशन स्टार्ट कर दी। चलो बच्चों बताओ आपके घर में कौन कौन है? अच्छा, फेवरेट कौन है? अच्छा, मम्मी क्या करती है? अच्छा, पापा क्या करते हैं? मतलब डिस्कशन करो। डिस्कशन करोगे तो बच्चे अपना व्यू पॉइंट्स बताएंगे, थोड़ा सा खुलेंगे एक दूसरे के साथ बातें डिस्कस करने के लिए, तो इससे उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी। ठीक है जी। लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी, तो वो सारी चीजें होंगी। उसके बाद एक्सप्लोरेशन, उनको एक्सप्लोर करने दो चीजों को, कि कहां पर कौन सी चीज पड़ी है, कौन सी चीज का क्या महत्व है। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करने दो। क्या? जैसे आपने कोई, जैसे हमने कंजर्वेशन जब आपको बताया था, संरक्षण वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या था, एक संरक्षण का कॉन्सेप्ट होता है, पियाजे जी ने दिया था, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। उसमें क्या कहते हैं कि दो गिलास में सेम पानी है मान लो। ठीक है जी। अब एक दूसरे गिलास में हमने पानी उसके सामने ही, देखो मान लो आपको ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए। एक गिलास, दो गिलास, दोनों में इतना इतना पानी है। आपने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ किस में पानी ज्यादा है? दोनों कहेंगे दोनों में मैम इक्वल है। आपने उन्हीं बच्चों के सामने इस गिलास में से पानी एक कटोरी में डाल दिया, जितना गिलास था सारा का सारा पानी इस कटोरी में डाल दिया। अब आप पूछोगे बताओ इसमें पानी ज्यादा है या इसमें पानी ज्यादा है? तो बच्चा कहेगा मैम इसमें पानी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये उसको लंबा दिख रहा होता है, लेकिन पानी तो सेम था ना, इसमें भी इतना ही तो पानी इधर गया, तो पानी तो इक्वल रहना चाहिए था। लेकिन बच्चे अभी छोटे होते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते और वो कह देते हैं कि ये लंबे वाले गिलास में पानी ज्यादा है। ये होता है कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? कंजर्वेशन का, संरक्षण का। ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है, विच मीन्स कि प्ले स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो संरक्षण, कंजर्वेशन नहीं कर पाते। ठीक है। कंस्ट्रक्ट देयर आइडियाज, उनको खुद को चीजों को डेवलप करने दो, कंस्ट्रक्ट करने दो। क्या? जैसे हम कई बार क्या करते हैं, कोई चीज बनवाते हैं, मतलब सेंटा क्लॉज का जब मैरी क्रिसमस आता है तो क्रिसमस ट्री पे वो क्या करते हैं, कॉटन लगाते हैं, तो अपनी आइडियाज से उसको अलग अलग तरीके से डेकोरेट करते हैं। राखी के टाइम राखी सेलिब्रेशन होता है, तो ये सब क्या है, उनके आइडियाज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं ना, उनके दिमाग में चीजें जा रही हैं। देखो मैं आपको फिर से बता रही हूं, ये टॉपिक आपके पास ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपके पास क्वेश्चन जो आएगा वो इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आएगा। तो जो भी मैं बातें बता रही हूं, आपको वो सारी बातें जरूर अच्छे से समझनी है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है और अपनी पेस पे बढ़ता है। ये नहीं कि आप कह रहे हो आपने 5 बच्चों को एक एक्टिविटी दी, सबने 10-10 में मिनट में कर ली, एक बच्चे ने नहीं कर पाया 10 मिनट में, तो आप उसको डांट धमका रहे हो कि सबने कर ली, तूने क्यों नहीं करी, तू तो आलसी है, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नो,
ऐसा नहीं करना। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट अपने आप चीजों को करने का तरीका अलग होता है। तो ठीक है, बच्चे को आपको अभी वैसे भी छोटा बच्चा है, आपको उसको जल्दबाजी की भाग दौड़ में नहीं डालना कंपटीशन में, उसने कर लिया तूने कैसे नहीं करा, उसको ट्रॉफी मिल जाएगी तेरे को ट्रॉफी नहीं मिलेगी, नहीं। बच्चे को अपने नेचुरल प्रोसेस में नेचुरल तरीके से आगे बढ़ने दो, अपनी पेस पे डेवलप होने देना है। ठीक है जी, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि इज इट राइट टू लेट चाइल्ड डेवलप एट इट्स ओन पेस और नॉट। तो आप कहोगे राइट, कि ये सही है कि बच्चे को अपनी पेस पे डेवलप होना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, क्या सभी बच्चे सेम होते हैं या सभी बच्चे डिफरेंट होते हैं। तो आप बताओगे सब बच्चे डिफरेंट होते हैं। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा अलग होता है। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो हम सीखते हैं ये एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। पैदा हुए, पैदा होने से ही हम सीख जाते हैं। क्या दूध पीना है तो रोने लग जाना है या कुछ एक्शन करना है जिससे माँ को पता चल जाए दूध पीना है। धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, जरूरतें बढ़ती हैं, तो हम नई नई चीजें सीखते हैं ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। और बच्चों को सीखना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर देना है। ये नहीं आप सोचो मेरे घर में तो छोटा बच्चा आया है, मैं बस इसको संभाल के बेड पे ही रखूं, ना इससे बातचीत करूं, ना इसको कोई चीज सिखाऊं, बस बिठाई रखूं। नहीं, जितना ज्यादा हो सके आपको बच्चे को सिखाना है, बताना है। क्या बताना है, ये पंखा है, देखो ऊपर पंखा चल रहा है, वो ट्यूबलाइट है, ये वॉच है, घड़ी है। मतलब कुछ भी हो, बातें करते रहो, बातें करते रहो। जितनी ज्यादा बातें करोगे उतनी ज्यादा चीजें बच्चे के दिमाग में जाएंगी। जैसे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कंजर्वेशन का, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है ईगोसेंट्रिज्म का, यानी कि अहम केंद्रिकता। अहम केंद्रिकता का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बच्चा ना अहम केंद्रित होता है, उसको लगता है प्ले स्कूल में जब बच्चा होता है वो जो सोच रहा है बस वही सही है, वही एक तरीका है, और बाकी जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है। बेसिकली अहम केंद्रिकता, ईगोसेंट्रिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चा सामने वाले पर्सन की बात को नहीं समझ पाता। ठीक है जी, अब आगे आ जाओ। आगे क्या कह रहे हैं, चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन मदर टंग और होम लैंग्वेज। जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो उनकी मातृभाषा में पढ़ाओ, या जिस लैंग्वेज में उनके घर वाले उनसे बात करते हैं उसमें पढ़ाओ। अगर किसी की मदर टंग हिंदी है, होम लैंग्वेज हिंदी है, तो उस बच्चे को हिंदी में पढ़ाओ। बच्चे की होम लैंग्वेज पंजाबी है तो पंजाबी में पढ़ाओ, क्योंकि बच्चा उस लैंग्वेज से कंफर्टेबल होता है और उस चीजों को समझ पाता है। जितना ज्यादा हो सके इंटरैक्ट विद लिटिल किड्स। ये देखो, बच्चों से बातें करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बातें करो, जितनी ज्यादा बातें करोगे उनके दिमाग में नई नई चीजें जाएंगी, नई नई चीजें जाएंगी तो नई नई चीजें समझेंगे वो। ठीक है, नई नई चीजें समझेंगे तो उनका भाषाई विकास होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। क्या होगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। आपको पता है कौन सी 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं? आपको लैंग्वेज स्किल्स पता होना चाहिए और उनका ऑर्डर भी। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सबसे पहले बच्चा सुनता है, लिसन। ठीक है, उसके बाद स्पीक, बोलता है। उसके बाद रीड, पढ़ पाता है। उसके बाद राइट, लिखना शुरू करता है। यही सीक्वेंस फॉलो होती है। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा लैंग्वेज स्किल्स का ऑर्डर क्या है, आप बोलोगे LSRW। सिमरन मैम ने हमें पहले ही सिखाकर भेजा है। लैंग्वेज स्किल्स का ऑर्डर क्या होता है, LSRW। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स सीखेंगे मतलब कि सुनना, स्पीक, बोलना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ सीखेंगे। सोशल स्किल्स फॉर्म होंगी कि कैसे एक दूसरे से बात करनी है, कैसे अपनी बातों को बताना है, कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। अब एक्टिविटी कॉर्नर्स इन योर प्ले स्कूल। आपके प्ले स्कूल में एक्टिविटी कॉर्नर्स होने चाहिए। कैसे एक्टिविटी कॉर्नर्स होने चाहिए, देखो यहां पर एक सेकंड मैं आपको एक्टिविटी कॉर्नर बनाकर दिखा देती हूँ। बच्चों से बात करो को हटा देते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ गई है। ये देखो,
ये मान लो आपका क्लासरूम है, ये आगे अभी हमने पिक्चर भी लगा रखी है पूरी फ्लो चार्ट की, उसके थ्रू समझा देंगे। तो अगर मान लो यहां से अंदर घुस रहे हैं तो यहाँ पे मैथ्स कॉर्नर बना दो, या इंग्लिश कॉर्नर बना दो, या गेम जोन बना दो। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बना दो, ताकि बच्चे का मान लो इंग्लिश का कुछ करने का मन है, यहाँ जाके बैठ जाए और वो करने लग जाए, गेम्स खेलने का मन है यहाँ चला जाए वो करने लग जाए। आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो एक्टिविटी कॉर्नर में लैंग्वेज का कॉर्नर बना दो, लैंग्वेज कॉर्नर में कोई भी रीडिंग बुक्स रख सकते हो, या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी चीजें रख सकते हो, फ्रूट्स नेम रख दो, वेजिटेबल्स नेम रख दो, रीडिंग के लिए बुक्स रख दो, स्टोरी बुक्स रख दो, पोएम्स रख दो। साइंस कॉर्नर में साइंस से रिलेटेड कोई भी बेसिक बेसिक चीजें रख दो, मैथ्स कॉर्नर में मैथ्स से रिलेटेड बेसिक चीजें, गेम जोन में उनके लिए कोई पजल्स वगैरह रख दो। ठीक है, ताकि बच्चों को अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिले और वो हर चीज को इंजॉय कर पाए। ठीक है जी, पहले जो मैं बता रही थी कि एक्टिविटी कॉर्नर्स होने चाहिए, अब उसका रियल एग्जाम्पल देख लो। ठीक है जी, रियल एग्जाम्पल तुम्हें पता है सिमरन मैम जब तक रियल एग्जाम्पल ना दे उनको मजा नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं। अब ये है एक प्ले स्कूल का रूम, प्ले स्कूल रूम। ठीक है जी, क्या है? प्ले स्कूल का रूम। प्ले स्कूल का रूम कैसे होना चाहिए, इस पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये है, देखो इसके चारों कॉर्नर देख लो, ये चारों कॉर्नर है, मतलब इसके अंदर ये रूम है। वैसे तो यहाँ पर मैंने वो दिया हुआ है मेजरमेंट की, ये इतने इतने फिट का होना चाहिए, ये इतने इंच का होना चाहिए, मेजरमेंट भूल जाओ, आपसे नहीं पूछी जाएगी। लेकिन आपको ये प्ले स्कूल को ऑर्गेनाइज करने का तरीका पता होना चाहिए। ये है आपका गेट। ठीक है, मान लो इधर पेड़ लगे इधर पेड़ लगे, गेट से आप अंदर आए, ये था डोर, दरवाजा लिखा भी हुआ है। अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर देखा ये क्या है, इस तरफ प्रदर्शन बोर्ड, प्रदर्शन बोर्ड का मतलब होता है क्या? डिस्प्ले बोर्ड है। ठीक है जी, मैं एक बार इसको यहाँ पे थोड़ा सा रब करके दिखाती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर समझ आ जाए। ठीक है जी, रूम से आप अंदर आए, ये था आपका डोर। अंदर आके इस तरफ आपको दिखा प्रदर्शन बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड पे आप बच्चे ने जो जो एक्टिविटीज करी हैं वो लगा सकते हो, ताकि आते जाते बच्चों को भी दिखती रहे और अच्छा भी लगे। यहाँ पर आप अगर और आगे गए तो कला संबंधी क्रियाओं के लिए क्षेत्र। अब ये क्या था? आर्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड एक एरिया बना रखा है जहां पर बच्चे आर्ट की एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक मेज रखा हुआ है, मेज के आसपास भी बच्चे बैठ के एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद ये एक रैक टाइप सी अलमीरा मान सकते हो, टेबल मान सकते हो, जिसके अंदर प्ले मटेरियल्स रखे हुए हैं। बच्चे को जो भी गेम खेलनी है यहाँ से उठा के लाएगा और यहाँ पे खेल सकता है। उसके पीछे गए विज्ञान क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया था साइंस कॉर्नर, यहाँ पे साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज रखी हैं। फिर आ गई अलमीरा, यहाँ पे अलमीरा है जिसके अंदर बच्चे की बुक्स हो सकती हैं, एक्टिविटीज हो सकती हैं। फिर यहाँ पर आ गई एक खिड़की, विंडो, विंडो जरूरी है फ्रेश एयर के लिए, वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद ये सर्कल वाला टेबल आ गया, इसके इर्द गिर्द 1 2 3 4 5 6 बच्चे ऐसे बैठे हुए कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, खेल सकते हैं। उसके बाद पुस्तक क्षेत्र, यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई हैं, वो वाला एरिया आ गया, बुक्स कॉर्नर। फिर कहानी की पुस्तकें, स्टोरी की रिलेटेड बुक्स यहाँ पर आ गई। देखा, मैंने आपको बताया था ना अलग अलग क्षेत्र हमने डिवाइड करे हुए हैं। उसके बाद नाटक खेल के लिए क्षेत्र की, स्टोरी टेलिंग मान लो, कोई रोल प्ले करने के लिए एक एरिया बना रखा है। फिर ये रैक्स रखे हुए हैं क्योंकि बच्चों का बहुत सामान होता है, किसी जगह वाटर बॉटल रखनी है, प्ले एक्टिविटीज रखनी है, तो यहाँ पर बच्चों की वाटर बॉटल्स रखवा दी। फिर आ गया खेल सामग्री के लिए क्षेत्र की, बच्चे कोई भी चीज खेलना चाहते हैं, प्ले मटेरियल हो, कोई ब्लॉक से खेलना चाहते हैं या पजल से खेलना चाहते हैं, कहीं से भी अपना सामान उठा के लाए, यहाँ पे अपने ग्रुपों के साथ बैठ गए। फिर शिक्षक का मेज, यहाँ पे टीचर का टेबल है, यहाँ से उनको पूरी की पूरी क्लासरूम अच्छे से दिखती रहेगी। उसके बाद फिर से रैक आ गया, आपका कोई सामान है, ये होज बेसिकली यहाँ पे एक वॉश बेसिन हैंड वॉश के लिए है। ठीक है जी, बच्चों ने कोई एक्टिविटी करी, वो हैंड वॉश वगैरह करना है, वो यहीं पर है। बैठक क्षेत्र के लिए गलीचा, यहाँ पे अच्छा सा कारपेट बिछाया हुआ है। कारपेट क्यों बिछाया हुआ है? कि कुछ एक्टिविटीज जब हम बच्चों को जमीन पे कराते हैं। ये फिर से एक मेज है जो कि गाड़ी की शेप में है ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करे। तो इस हिसाब से आप अपने प्ले स्कूल का रूम डिजाइन कर सकते हो। ठीक है जी, अब उस पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहे हैं
कि जो बच्चों ने काम करा है, बच्चों का वर्क है, उसके सैंपल्स हैं, उसको डिस्प्ले बोर्ड पे लगा दो। प्रदर्शन बोर्ड मैंने आपको पीछे दिखाया ना, और वो ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, इस लेवल पे होना चाहिए कि बच्चे उसको देख सके और खुश हो सके। अरे ये तो ड्राइंग मैंने बनाई थी, ये तो मैंने बनाई थी, तूने ये बनाई थी। तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चों को वो टॉपिक बार बार याद आता रहेगा और खुश होते रहेंगे। तो आपकी क्लास में डिस्प्ले बोर्ड भी होना चाहिए जो कि बच्चों के पास ही हो, मतलब वो आसानी से देख सके। सिटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्ले स्कूल में, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, कारपेट्स हो, एडजस्टेबल टेबल्स हो, सर्कल टेबल्स हो, प्लास्टिक चेयर्स हो, ताकि कभी भी उठा के इधर उधर ले जा सको आप, इधर उधर करके जो भी आपको कोई और एक्टिविटी में जिसमें ज्यादा स्पेस चाहिए तो वो ज्यादा स्पेस देख सको ऐसे। मतलब बेसिकली ना इस वीडियो में क्या है, इस टॉपिक में क्या है, आपको रूबरू करवाना कि प्री स्कूल एजुकेशन होती क्या है, किन चीजों को फॉलो करती है और क्या क्या होता है। अब इसमें बता रहे हैं कि प्ले स्कूल में पढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है थीम बेस्ड। थीम बेस्ड में क्या कह रहे हैं, थीम बेस्ड में ना हमने कोई एक थीम चूज कर ली, मान लो आज मैंने चूज कर ली बॉडी पार्ट्स, तो अब मैं सारा दिन क्या करूंगी, बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई कोई एक्टिविटी करा दूंगी, कोई ड्राइंग एक्टिविटी करा दी, कोई पोयम करा दी, कोई स्टोरी करा दी, ताकि उस बच्चे के दिमाग में बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो फिट कर जाएं। एक ये तरीका है। दूसरा प्ले बेस्ड, मतलब कि खेल विधि, खेल विधि पे बेस्ड क्या है, खेल विधि पर बेस्ड होना चाहिए क्या, कि बच्चों को खेल खेल में आपने दुनिया भर की चीजें सिखा दी। मछली जल की रानी है, खेल खेल में सिखाया, बच्चे को पता चल गया कि मछली पानी में रहती है। ऐसे कोई भी टॉपिक आप बच्चे को प्लेवे मेथड में सिखा सकते हो। बच्चों को पढ़ाने के लिए बेस्ट तरीका होता है प्लेवे मेथड। ठीक है जी, कौन सा मेथड, प्लेवे मेथड। उसके बाद आ जाओ थर्ड, इंक्वायरी बेस्ड। इंक्वायरी बेस्ड मतलब खोज करेगा बच्चा, बच्चे को इन्वेस्टिगेशन करने दो किसी टॉपिक पे। अगर वो आपके प्ले स्कूल में कोई चीज ढूंढ रहा है, आपने बोला कि लीव्स ढूंढो या रेड कलर के सारे ऑब्जेक्ट्स ढूंढो, बताओ रेड कलर की वो कहाँ पड़ी है, और वो ढूंढने लग जाता है, खोजबीन करने लग जाता है, तो उसको वो खोजबीन करने दो। जितना ज्यादा खोजबीन करेगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाएगा जो कि उसके लिए अच्छी होगी। ठीक है जी, नीचे पंजाबी में लिखा हुआ है। फोर्थ इंटीग्रेटेड, एकत्रित, मतलब थीम बेस्ड भी फॉलो कर लो, प्ले बेस्ड भी यूज कर लो, ये भी यूज कर लो, क्या कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड भी, इन सबको मिला मिला के थोड़ी थोड़ी चीजें, सारे मेथड्स को कंबाइन करके जहां से मैक्सिमम आउटपुट बेस्ट तरीका निकल सकता है उस तरीके से पढ़ाओ। ठीक है जी, उस तरीके से पढ़ाओगे तो आपके दिमाग में तो वो चीजें फिट है, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में भी चीजें फिट हो जाएंगी। ठीक है जी, आज का ये जो टॉपिक था बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक था। ऐसा कुछ नहीं था कि आपको कोई रटी रटाई बातें याद करनी है या आप बस लर्न करने बैठ गए हो, ये है वो है, नहीं। मैंने जितनी ज्यादा बातें आपको बताई उतनी ज्यादा बातें आपको अपने ध्यान में रखनी है, उतनी ज्यादा बातें आप अपनी ध्यान में रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आ जाए आप उसको अच्छे से टैकल कर लोगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छी चल रही होगी तो तुम सिलेक्शन के बिल्कुल पास पहुंचने वाले होगे। तैयारी अच्छे से करते रहो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं। ये नहीं एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन भूल गए। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।